नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। संयुक्त मोर्चा द्वारा 8 दिसंबर को नगर निगम कर्मचारी द्वारा विशाल हड़ताल की जाएगी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं खराब होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तुम तो चले जा रहे हो, ये सभी को मिला बता दीजिए पहले। अशोक वर्मा, संयुक्त मोर्चे का मीडिया प्रभारी। वर्मा जी, लगातार सरकार से आप मांग कर रहे हैं, अपनी समस्या ले रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आप हड़ताल पे भी जा रहे हैं। हड़ताल के बावजूद सरकार नहीं चाहती, क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारे नगर निगम के समस्त वर्गों के कर्मचारी, चाहे नियमित कर्मचारी हो, चाहे 29 दिवसीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम के विनियमित कर्मचारी हो, हमारे सभी कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है नगर निगम की। नगर निगम की आम जनता यानी भोपाल शहर के आम जनता को समुचित व्यवस्था हमारे नगर निगम के कर्मचारी करवाते हैं। आज की स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि हमारे नगर निगम के समस्त वर्गों के कर्मचारी अल्प वेतन में गुजर बसर कर रहे हैं और इनको देख करके, इन स्थितियों को देख करके, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भीषण महंगाई से जद्दोजहद करते हुए हमारे निगम के कर्मचारी अपने आप को, अपने परिवार को कैसे चला रहे होंगे वो उनके दिलों से पूछ सकते हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन और शासन के सर पे कोई भी जू नहीं चल पा रहा है। हमारी संगठन निरंतर कई सालों से प्रयासरत है और हर समय, हर पल, हर महीने ज्ञापन के माध्यम से बार बार हम चेताते हैं, जगाने के प्रयास करते हैं, कर्मचारी हित में उतर करके कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर के हमारे कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और इन्हीं आक्रोशों का आज निगम प्रशासन को प्रतिफल मिलेगा। निश्चित तौर से उनका हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि दिनांक 5 तारीख को समस्त कर्मचारी, नगर निगम के हर वर्ग के कर्मचारी काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराएगा। उसके तुरंत 8 दिसंबर को कर्मचारी अपने विशाल रूप से धरना प्रदर्शन करेगा। निगम प्रशासन की घेराव किया जाएगा ISBT में, वो दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा और यदि इस पर भी अगर निगम प्रशासन नहीं चेता, नहीं माना, तो 12 दिसंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जिसमें समस्त का काम ठप कर दिए जाएंगे। जैसे कि पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, सफाई व्यवस्था बंद कर दी जाएगी, गाड़ी के सारे पहिए जाम कर दिए जाएंगे। अग्निशमन के समस्त कर्मचारी, हमारे रीढ़ की हड्डी है, आग में झुलस करके भी लोगों को शांति देता है, आग बुझाता है, वो तक के भी कर्मचारी हमारे साथ में है, मिलकर के सब काम कर रहे हैं। समस्त तबके के कर्मचारी और यहाँ तक कि भोपाल शहर की जनता भी हमें अपना समर्थन दे रही है। भोपाल की जनता भी हमारे साथ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। हम निश्चय कर चुके हैं, हड़ताल हम करेंगे, चाहे मोर्चा तो हमारा पूरा साथ है। हमें मालूम है, बेचारे डर भी सकते हैं क्योंकि कार्रवाई की धमकियां उनको मिल रही हैं, मगर हम नहीं डरते। हम तो अभी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि यदि मोर्चा भंग भी हो गया तो मैं अकेला जो है ना, वहाँ पे टेबल वो लगा के, तखत लगा के अकेला भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। फिर मेरे साथ जो भी आएंगे और हमें विश्वास है, हमारा मोर्चा बिल्कुल मजबूती से काम कर रहा है। हमारे आदरणीय इरफान भाई, हमारे वसी भाई, अशोक वर्मा जी और हमारे नवल गोरे जी और हमारे मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी हैं, अभी किसी ने मोर्चे को अपना त्यागपत्र नहीं दिया। मोर्चे से उन लोगों ने अभी तक अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है। जिस दिन ये लोग मोर्चे से रिश्ता तोड़ देंगे, उस दिन हम मान लेंगे कि ये लोग मोर्चे से बाहर हो गए। अभी हमारा मोर्चा मजबूती से काम कर रहा है। अभी हमारा मोर्चा इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। 12 तारीख को हम पूरी ताकत के साथ हड़ताल करेंगे और करके रहेंगे। 8 तारीख को हमारी जो वहाँ पे ISBT पे होने वाली अनिश्चित हमारा जो धरना रहेगा 8 तारीख वाला, उसमें आप देखिएगा हमें कर्मचारी का कितना सपोर्ट मिल रहा है और कर्मचारी खुद चाहता है। कर्मचारी आज आक्रोशित है, उनके पास, विचारों के पास अपना सोर्स नहीं। आप उनको डराते हो, 25 दिन का है, अगर हड़ताल में जाएगा भगा देंगे। विनियमित है, अगर हड़ताल करेगा तो वो नियम में नहीं है, वो जो इनका वो नियम बनाया है सरकार ने, उससे हटा देंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में मैं उपाध्यक्ष हूँ और हमारे नगर निगम के मोर्चे में मैं संगठन सचिव हूँ। तो हम इस लड़ाई को अगर हुआ तो हम प्रदेश स्तर पे भी ले जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय का हमें पूरा समर्थन है और हम
हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि विनियमित कर्मचारी करके आपने जो कर्मचारी के साथ में छलावा किया है उसका सुधार करके कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ दें और उसका भला करें। सीधी भर्ती को आप रोकें, यदि सीधी भर्ती नहीं रुकती है तो कर्मचारी यही नहीं रुकेगा, प्रदेश स्तर पे धरना देगा। सर 8 तारीख को जो विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, सभी जोनों में बैठक लगातार चल रही है, आज एमपी में बैठक है, क्या उद्देश्य है जो हड़ताल हो रही? हड़ताल का तो आपको मालूम है कि बरसों से हम कर्मचारी जो हमारी मांगे हैं उसको नगर निगम अनदेखा कर रही है, उसको करना चाहिए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हड़ताल करेंगे और पूरे कर्मचारियों का सहयोग हमें मिल लिया है। कर्मचारी भी चाहते हैं कि उनकी मांगें पूरी हों, जो जिस पद पे काम कर दिया उसको उस मूल पद पे करा जाए, सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, इनको परमानेंट किया जाए और इनको लाभ दिया जाए उस बात का। तो इसके लिए संयुक्त मोर्चा बना है और संयुक्त मोर्चे को भी काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, ज़्यादातर पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है और दूसरा कर्मचारियों का मिल रहा है और नेता नगरी का तो पूरा सपोर्ट है ही हमारे साथ। नेता भी चाहते हैं कि हम लोग परमानेंट हो जाए, लेकिन हमारे मुखिया कमिश्नर साहब हमेशा एक ही बात रोते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। भाई नहीं है तो हम क्या करें? हम हमारे बीवी बच्चों को कैसे पालें? ये कर्मचारी हैं, रात को 4-4 बजे उठ के बाइये हैं, रोडों पे झाड़ू लगा रही हैं, 8,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं इनको। उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, बच्चों को ना पढ़ा सकते ना खिला सकते। और ऐसे ही पूरे कर्मचारियों का है, पूरे कर्मचारियों को नियमित किया जाए, हमें आश्वासन दिया जाए, लिखित में दिया जाए। कब तक करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हड़ताल तो होके रहेगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। और इसके अंदर जो भी भोपाल शहर की पब्लिक को परेशानी होगी उसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की है, हम कर्मचारियों की नहीं है। हमारी ये मांगे हैं, अगर इसको पूरा कर दिया जाएगा तो हम हड़ताल को समाप्त कर देंगे, अगर नहीं किया तो यह हड़ताल लंबी चलेगी। सर नाम बता दीजिए। इरफान अल्ताफ, संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर हबीबगंज थाना क्षेत्र का है। एक पति और उसके पूरे परिवार ने उसकी पत्नी बहू के खिलाफ कई जगह शिकायतें दर्ज करवाई, मगर कहीं नहीं हो पा रही है सुनवाई। क्षेत्र थाना हबीबगंज, कमिश्नर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, एसपी ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन पर भी कंप्लेंट करने के बाद भी परिवार की नहीं हो रही है सुनवाई। परिवार का आरोप है कि पत्नी का जिसके साथ अवैध संबंध था, लक्ष्मण, जो कि आरपीएफ कमलापति रेलवे स्टेशन पर कार्यरत है, वहां और पत्नी और साले कर रहे हैं लगातार प्रताड़ित। पुलिस नहीं कर रही है सुनवाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो हम निवेदन कर रहे हैं उसका सबूत हमारे पास है, उसके बाद भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते आज परिवार कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और वहां भी शिकायत दर्ज करवाई। जी बताइए, आज आप कमिश्नर कार्यालय आए थे, क्या वजह है? जी मेरा नाम उमेश सिंह है और मैं और मेरा पूरा परिवार पुलिस प्रशासन और अपनी पत्नी और ससुराल वालों से परेशान हूँ। हमने पिछले साल नवंबर में मैंने, मेरे चाचा जी ने और बच्चे ने मेरी वाइफ को पड़ोस में रहने वाले आरपीएफ कांस्टेबल लक्ष्मण वगैरह के साथ रंगे हाथों पकड़ा था अवैध संबंधों में। और उसके बाद वो मुझे फर्जी गिरफ्तारी करवा के पुलिस वालों द्वारा मेरी फर्जी गिरफ्तारी की गई। उसके बाद मेरी पत्नी और ससुराल वाले और लक्ष्मण वगैरह मेरा पूरा घर लूट के लेके चले गए, पूरा घर तहस नहस और तबाह करके चले गए। उस दिन से आज तक हमारे ऊपर लक्ष्मण कौन है? ये लक्ष्मण ये आरपीएफ कांस्टेबल है कमलापति स्टेशन पे, और इनको मेरी वाइफ ने सामने का फ्लैट किराए पे दिला दिया था। 3 साल से उनके बीच में संबंध थे, जो कि जब आप संबंध की बात कर रहे हो, आपके पास क्या सबूत है सर? अब हमने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, हिडन कैमरेज लगाए थे। इसके अलावा दोनों के वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, प्लस लक्ष्मण का कबूलनामा है, मेरी वाइफ का भी कबूलनामा है जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में हमारे पास है। आपने क्या ये पुलिस प्रशासन को बताया? जी हाँ, हमने जो इससे पहले भान सिंह प्रजापति जी हबीबगंज टीआई थे उनको भी बताया। इससे पहले भी कमिश्नर साहब के पास आ चुका हूँ और सारे सबूत उनको दे चुका हूँ। इसके अलावा हमने आईजी पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में सारी सूचना, और पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं करी है, सिवाय इसके कि हमारे खिलाफ फर्जी केस करते जा रहे हैं, बार बार हमारे ऊपर साजिश करके हमला करवाते हैं। थाने के जो लोकल गुंडे जो थाने वाले पाल के रखते हैं। जी हाँ, हमने शिकायत डाली, लेकिन उस पर उन्होंने
कोई कार्रवाई नहीं करी। और आवेदन ही नहीं लेते साहब, आवेदन ही नहीं लेते हैं पुलिस वाले। अभी भी हम यहाँ पर हैं कि हमारा आवेदन नहीं लिया जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि साहब पहले तो उन पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हो जिसने मेरे 16 साल के बच्चे के ऊपर कल हाथ उठाया है। 28 तारीख को इसको घसीट के मारा है, पुलिस वैन के अंदर मारा है। हमारे पास थाने का मामला है? ये हबीबगंज थाने का मामला है। इसको डायल 100 की वैन के अंदर बिठाल के मारा है, थाने में लॉकअप में बंद कर दिया गया, इसको मारा गया वहाँ पे भी, ठीक है ना। पुलिस को इस तरह से किसी नाबालिग बच्चे को हम लोग जाते हैं थाने कोई भी बात की कंप्लेंट लेके कि हमें परेशान कर रही है, ताला तोड़ के अंदर घुस गई, मारपीट कर रही, गाली गलौज कर रही है। नंदिनी दुंसुआ इसकी बीवी है, हमारी बहू है वो। हाँ, तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इनकी जो भी बात हुई है वो लक्ष्मण वगैरह से इनका जो संबंध था उस चक्कर में इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ। इनने मुझे पर खबर की तो फिर मैं गई घर पे, तो उसको हम लेके आ गए घर पे कि चलो लड़ाई नहीं हो, बाद में बैठ के बात कर लेंगे। और रात को मैंने अपने पास रखा उसको, और सवेरे उठ के लिए मैं घर जा रही भैया को टिफिन बनाऊंगी, नहीं मानी, चली गई। और जाके वो हमारे मोहल्ले में किसी पड़ोस के यहाँ छिप गई। अब मैंने इसको फ़ोन लगाया कि भैया नंदिनी घर आ रही है, पर कोई बात मत करना, फिर अपन बात करेंगे बाद में। तो ये वो 10:30 बज गए, इसको ढूंढते ढूंढते वहीं के वहीं ये पहुंची नहीं, 5 मिनट का रास्ता है घर का। अब पूरे 10-10:30 बज गए, तो मैंने कहा भैया तू थाने में जाके रिपोर्ट लिखा। ये थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। बाद में फिर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, और फिर बाद में 1 बजे थाने से फ़ोन आया इसके पास, तो बोले कि वो एक लेडीज आई है, आपकी बीवी होने का कह रही है, आप आओ देख लो। ये 1 बजे वहाँ गए तो उसको छोड़ दिया और इसको बोला आप बैठ जाओ। अब ये पूरा दिन इसको भूखा प्यासा पूरा दिन बिठाया, रात को और उसको छोड़ दिया। वो आके उसने अपने मायके वालों को बुला लिया, पहले ही फ़ोन कर दिया था रात को ही, इनकी बहस हुई इस पीछे। तो वो गाड़ी लेके पूरा परिवार आ गया भोपाल। दूसरे दिन वो आके घर में घुस के बढ़िया रही, रात भर पूरा सामान समेटा चली गई, और इसको पूरे दिन रात भर बंद करा। और रात को जब इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको 1250 लेके गए। जब हमें बाद में फ़ोन किया, खराब नहीं हुई थी, वो मारपीट। उन्होंने बताया कि प्रथम संविदा वर्ग भर्ती हुई थी, जिसमें मैरिट अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने के लिए और सत्यापन करने के लिए बुलाया गया था, परंतु दूसरी भर्ती में उन सभी अभ्यर्थियों को जो संविदा वर्ग के पास हो गए हैं कहा गया है कि अपना दस्तावेज अपलोड करें, परंतु ब्रह्मवंश अभ्यर्थी को यहां लगा दी मेरिट अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा गया। परंतु जब समय निकल गया और लोगों से जानकारी हुई तो उन्होंने ज्ञात हुआ कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य था। इस भ्रमवश कारण कई ऐसे अभ्यर्थी गरीब वर्ग से आते हैं, वह अपना दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए। अंततः उन अभ्यर्थियों की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम पर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आज हम लोग रीवा कलेक्टर में जो है मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन हाँ, उसमें क्या हुआ था कि पहले राउंड में भर्ती हुई थी, मैं वालों को बुलाया गया था और उनके डॉक्यूमेंट अपलोड कराया गया। दूसरी बार जब भर्ती हो रही थी हाँ बुलाया गया। मध्य प्रदेश क्या है क्या? मैं कोमल मिश्रा, कृषि मध्य प्रदेश कृषि छात्र संघ की प्रवक्ता। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें बहुत से लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए हैं, उसे करवाने का दोबारा प्रयास करें जिससे वो करवा सकें अच्छे से। और हम कृषि छात्र संघ से हैं और कृषि छात्र के लिए बोलना चाहेंगे कि हमारी भी जो हमारे लिए जो कृषि छात्रों के लिए जो हायर सेकेंडरी 11-12 के लिए वैकेंसी निकाली जाती थी उन्हें, क्योंकि स्कूलों में वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, तो हम यही चाहेंगे कि अच्छे से उनको वैकेंसियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाली जाए जिससे हमें भी मौका मिले। और जो ये बीएड का 11-12 में पहले बीएड नहीं लगता था, उस चीज़ को देखा जाए जिससे हम जो एमएससी किए हुए छात्र हैं उन्हें उनको भी आगे मतलब कि इसमें वो पात्र हो सके शिक्षक पात्रता परीक्षा लेनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहेंगे कि आप हमें भी एक पात्रता हेतु वैकेंसी निकालें जिससे हम एग्ज़ाम दे सकें। अभी बोलिए अपना मत।
पात्रता परीक्षा जो वर्ग 1 और 1-2 की एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, अभी जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई तो उसमें पहले लिस्ट जारी की गई थी, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए गए थे। लेकिन सेकंड में पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए गए, फिर लिस्ट जारी की गई। तो मेरी यही मतलब कहना चाहती हूँ मैं थर्ड काउंसलिंग हो और किया भी जाए, जिससे जो अभ्यर्थी छूट गए हैं तो उनको वो इसमें भाग ले सकें। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश भारतीय किसान संघ और युवा उड़ान फाउंडेशन संयुक्त रूप से 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य नव कृषि तकनीकी, जैविक और प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण और ज्ञान सम्मेलन के साथ साथ किसानों व कृषि स्टार्टअप को मिलने वाले नए अवसरों से अवगत कराना है। मेले का आयोजन कृषि विभाग, MSMI और नाबार्ड के सहयोग ने बिट्ठन मार्केट ग्राउंड में किया जाएगा। एग्री एक्सपो इंडिया 2022 के आयोजक गोविंद गोदारा ने बताया कि कृषि मेले में हिस्सा लेने वाले किसानों के लिए B2B और B2BC बाजार मंच उपलब्ध कराने सहित किसान सलाहकार, बूथ किसानों, आगंतुकों के लिए निःशुल्क कार्यशाला, विशेषज्ञ पैनल, विशेषज्ञ सम्मेलन और भारतीय कृषि को नवीनतम तकनीकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जी सबसे पहले सब मीडिया बंधुओं का आत्मीय स्वागत है। मैं गोविंद गोदारा युवा उड़ान फाउंडेशन से हूँ। साथ ही आप भारतीय किसान संघ से प्रदेश के कोषाध्यक्ष नवनीत रघुवंशी जी हैं। साथ ही उड़ान फाउंडेशन से हमारे साथ कपिल जी चौधरी हैं। दिनांक 2, 3, 4 दिसंबर को भोपाल के बिट्टन मार्केट में एक जैविक कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नव कृषि तकनीक, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की जो मशीनरी जो कृषि में उपयोग ली जाती है, उन सब की प्रदर्शनी रहेगी। मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से जो नव तकनीकी कृषि यंत्र की मशीनें हैं, चाहे ड्रोन सिंचाई को लेकर हो, चाहे हार्वेस्टिंग को लेकर हो, चाहे कल्टीवेशन को लेकर हो, चाहे रोटोवेटर को लेकर हो, वो सारी कंपनियां इसमें सहभागिता कर रही हैं। और किस तरह से और नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो इस तरह अभी इजाफा हुआ है, वो सारी कंपनियां इसमें रहेगी। दूसरी बात करें कि जैविक, तो इसमें मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से जैविक उत्पादक और जैविक जो कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग पे चले गई है, वो सारे लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। तो इन दोनों के एक तीसरा हमारा जो पार्ट इसमें रहता है, वो तीनों दिन अलग अलग सेशन रहेंगे, ज्ञान सम्मेलन रहेगा। ज्ञान सम्मेलन इस प्रकार का अलग अलग विभागों के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं युवाओं के लिए, BSc MSc एग्रीकल्चर बच्चों के लिए, किसानों के लिए जो योजना है, उन सब की प्रदर्शनी के साथ उन सब का प्रेजेंटेशन रहेगा कि किस तरह की सब्सिडी योजना युवाओं के लिए है, किसानों के लिए, उन सब की भी अपने स्टॉल रहेंगे। इसमें नाबार्ड रहेगा, MSME रहेगा, मध्य प्रदेश शासन का कृषि विभाग रहेगा, साथ ही आत्मा डिपार्टमेंट रहेगा। इन सब के जो जैविक उत्पादक किसान हैं, जो अलग अलग सक्षम किसान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा हासिल किया है प्रति हेक्टेयर और प्रति एकड़ उत्पादन के क्षेत्र में, जिन्होंने बड़ा नाम हासिल किया है, वो सब भी लोग यहाँ रहेंगे। साथ ही वो बच्चे रहने वाले हैं एग्रीकल्चर के, जिन्होंने अपने स्टार्टअप खुद खड़े किए हैं नव तकनीक कृषि में, साथ ही प्रोसेसिंग किया है जैविक को लेकर, वो सारे भी अपने यहाँ एक डेमो एज ए प्रेजेंटेशन वहाँ रहेंगे। जैविक का तो हम चाहते हैं कि समाज की जो थाली है, जहाँ पर भोजन किया जाता है, भोजन में जहर मुक्त, थाली में जहर मुक्त भोजन पहुँचे, उसी को लेकर हम भोपाल के साथ ही, इससे पहले हम इंदौर और देवास में इस तरह का कार्यक्रम किया है। अब चाहते हैं कि भोपाल के लोगों तक भी जैविक पहुँचे, जैविक समझे। चूँकि जैविक को लेकर भ्रम भी है और हम जिस तरह से अंधाधुंध गति से हमारे कृषि में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, तो दिन ब दिन कैंसर के पेशेंट और साथ ही घातक बीमारियां से हम जूझ रहे हैं, पूरा समाज जूझ रहा है। तो इसी को लेकर भारतीय किसान संघ और युवा उड़ान पिछले 5 वर्षों से इस उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है कि समाज तक और समाज के अंतिम पंक्ति तक और हमारे थाली में जो भोजन है वो जहर मुक्त पहुंचे। इसके लिए हम जन जागरण अभियान का चला रहे हैं और इसी के पीछे भी यही उद्देश्य है कि समाज के भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वर्गों को जैविक भोजन चाहिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जैविक कहाँ मिलेगा। साथ ही जैविक उत्पादक बहुत सारे जैविक उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि बेचना कहाँ है। तो हम चाहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच की एक पूल, एक चेन क्रिएट हो। उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ जो लोग सहभागिता करना है, जो विजिट करना है, जो भोपाल के लोकल लोग रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, उन लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ जैविक रहेगा। आपको जानकर खुशी होगी, एक बहुत अच्छा उद्देश्य, एक संदेश आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं
कि जो 2, 3, 4 दिसंबर को बिट्टन मार्केट में होने जा रहा है, इसमें अवश्य रूप से सहभागिता करें, क्योंकि जब तक समाज को जैविक तक नहीं पहुंचेगा तब तक उन किसानों का भी हौसला अफजाई नहीं होगा। और निश्चिंत ही जब किसानों को ये चीज किसानों तक समाज पहुंचेगा और समाज और किसान के बीच में डिमांड एंड सप्लाई की चेन, जो मैंने पहले भी कहा, जो पूल क्रिएट होगा, वही हमारा उद्देश्य है, ताकि उनको भी ऑथेंटिक ऑर्गेनिक देखने को मिले और जो जैविक उत्पादक हमारे किसान हैं उनको भी मार्केट मिले। यही हमारा उद्देश्य है जी। हमारा फैमिली सीए होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, सबके अलग अलग होते हैं। हम चाहते हैं समाज के हर परिवार का एक फैमिली फार्मर हो। इससे 2 चीज़ें फुलफिल होगी। यदि फैमिली फार्मर हम एज ए भावनात्मक रूप से उससे जुड़ें, उसके उत्पाद के रूप में जुड़ें, तो निश्चिंत ही यदि एक परिवार एक किसान से उत्पाद लेता है और वो जहर मुक्त है, तो एक माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से भी समाज के अन्य लोगों तक पहुंचेगा और जो जैविक उत्पादक, जो किसान अपना उत्पादन ले रहा है, उसको भी हौसला मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि एक फैमिली फार्मर हो, और हम तो चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से वीकेंड में जब भी उसे टाइम मिले, एक बार उसका फार्म विजिट कीजिए, खेत विजिट कीजिए। उससे ये होगा कि आपको पता लगेगा कि जिस फार्मर से मैं जैविक उत्पादन ले रहा हूँ, क्या वास्तव में वो जैविक उत्पादन है। इससे ये भी होगा, साथ ही उसके घर में जो गाय है, आप उसको बहन बेटी के रूप में भावनात्मक रूप से ले सकते हैं, चाहे लक्ष्मी, गौरी, कोई भी नाम देकर आप उसका उत्पाद लीजिए और आप महीने में 15 दिन में एक बार वहाँ खेत पे जाइए। उससे ये होगा, आपको गांव की संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा और साथ ही किसानों से सीधा कनेक्ट होने के साथ ही जो आपको लगता है कि नहीं वास्तविक में ये जैविक है, वो भी आपको पता लगेगा। आने वाले 2-3 दिसंबर के दरमियान भोपाल गैस त्रासदी के 38 साल पूरे हो जाएंगे, पर आज भी गैस पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी में कई सारे बच्चे विकलांग या दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। इसके लिए चिंगारी ट्रस्ट लगातार इन बच्चों के लिए काम कर रहा है। चिंगारी ट्रस्ट में अलग अलग थेरेपी विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इन बच्चों को निःशुल्क थेरेपी कराते हैं। आज इन्हीं ट्रस्ट के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां इस पूरे ट्रस्ट के बारे में बताया, तो वहीं सरकार से मांग की है कि हम लोग तो इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, अगर सरकार अपनी ओर से कुछ पहल करे तो यह जो नई पीढ़ी है वह दिव्यांग होने से बच सकेगी। मेरा नाम नौशीन खान है और हम सब आज चिंगारी ट्रस्ट से आए हुए हैं। सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग टेक्निकल स्टाफ है। हम सब फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पोर्ट्स एवं संगीत विभाग से आए हुए हैं। और चिंगारी ट्रस्ट जो कि 16 वर्षों से विकलांग बच्चों के लिए कार्यरत है, जो यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित परिवार हैं, उनकी दूसरी और तीसरी में जो जन्मजात बच्चे विकलांग पैदा हुए हैं, उनके पुनर्वास का कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ 1204 बच्चे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से कि 300 को हम बुला पाते हैं, क्योंकि चिंगारी के पास स्रोत जो हैं वो बहुत सीमित हैं, जिसमें से कि 300 बच्चों में से रोज़ाना 170 से 180 बच्चे आते हैं, जिनको वहाँ पर स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एवं संगीत, ये सब सुविधाएं दी जाती हैं और एक वक्त का खाना भी दिया जाता है। और उनको लाने ले जाने के लिए वैन की फैसिलिटी भी वहाँ पर उपलब्ध है। और ये सारी सुविधाएं जो हैं वो सारी फ्री हैं। इसके लिए पेरेंट्स को कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है, सारी सुविधाएं फ्री दी जाती हैं। और हमारे यहाँ समय समय पर कैंप लगते रहते हैं। हम विकलांगता की जागरूकता के लिए भी हर हफ्ते कम्युनिटी में जाकर एक कम्युनिटी कार्यक्रम भी करते हैं, जिससे लोगों को जागरूकता हो कि विकलांगता क्या होती है, विकलांगता आती कैसे है, और विकलांगता अगर आ गई है बच्चे को तो उसे पहचाने कैसे, और पहचान करने के बाद हम उसके साथ क्या करें और किस डॉक्टर के पास जाएं कि वो उस विकलांगता का उपचार कर सके। नहीं हुआ है, अगर डोर टू डोर सर्वे किया जाए, क्योंकि चिंगारी जो है वो एक उदाहरण की तरह पेश हुआ। सरकार चाहे तो सरकार के पास तो सब कुछ है, वो सर्वे भी करवा सकती है और उन बच्चों को निकाल भी सकती है। जब बिना सर्वे के हमारे पास इतने बच्चे आए हैं तो सोचिए कितने बच्चे होंगे। और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उसमें से 75% जो विकलांगता जो सबसे ज़्यादा देखी गई वो सेरेब्रल पॉल्सी, वैसे तो मल्टीपल है पर सबसे ज़्यादा सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे जो हैं वो देखे गए हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि जो चिंगारी जो एक उदाहरण आज बनी हुई है, सरकार इन सारे बच्चे जो भी गैस पीड़ितों के परिवार में जन्मे जन्मजात विकलांग बच्चे हैं, उन सभी की जिम्मेदारी ले, उनके पुनर्वास, उनके इलाज का, उनके जीवन यापन का उनको हक दिलाए और उनके लिए काम करें। राजधानी भोपाल के सलैया में अकीरा फिटनेस सेंटर द्वारा 2019 से लगातार किया जा रहा अकीरा एकेडमी के माध्यम से बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है
कि ISC के माध्यम से टेनिस बॉल का टूर्नामेंट दिसंबर में किया जा रहा है। प्रदेश भर के टेनिस टूर्नामेंट के खिलाड़ी भाग लेंगे। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि शाहिद भगत सिंह इस क्लब की शुरुआत खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए की है। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें जगह नहीं मिलती है और मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है। उसके लिए हमने अकीरा का शुभारंभ किया। उसको भी देखते हैं कि जी हाँ, वो तो खेलो इंडिया हम सभी जानते हैं कि खेलो इंडिया इस बार इनफैक्ट अभी आने वाले सालों में अभी मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, नेक्स्ट ईयर ही शायद आने वाला है, तो हम उनको उद्देश्य को पूरा फॉलो करते हैं। जो अभी आप टूर्नामेंट करा रहे हैं वो कितनी तारीख से हो रहा है और कहाँ की टीमें आ रही हैं? नवंबर ये लास्ट से चालू होने वाला है और उसमें पूरे देश से हमने कोशिश की है लोगों का, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के ज़्यादा एंट्रीज हमें मिल रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें युवाओं के साथ साथ जो सारे उम्र वर्ग के, सारे वर्ग के लोग रहेंगे इसमें। वेटरन्स भी रहेंगे, 60 के ऊपर भी रहेंगे। अलग अलग हमने एज कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 18 से के पहले के बच्चों का भी है, 18 के बाद से भी है, वेटरन्स को भी हमने लिया है सारे। लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए 100% वो लड़कियों को, तो लड़कियां हमारे लिए आज की डेज में जो है नारी है तो कल है जी। क्या कुछ नेशनल में भी गए हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ के हाँ गए हैं। एक लड़की यहाँ से अभी अकीरा फिटनेस से है, वहाँ से वो अभी भोपाल डिवीज़न में सेलेक्ट हुई है। अंडर 17 प्रेरणा करके एक लड़की है, वो अंडर 17 सेलेक्ट हुई है वो भोपाल डिवीज़न में। तो अब किस तरह से और मतलब कि इक्विपमेंट वगैरह जो भी आप यहाँ पे लगे हैं सारे सुरक्षा से लैस हैं, जो भी आप फिटनेस जी जो भी जिसको भी जो भी सहूलियत हमने अपनी तरफ से सारा करके रख दिया हुआ है, लेकिन जो भी ज़रूरत होगी हम उसको भी आगे करते जाएंगे। अभी तो एक शुरुआत है, एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको मार्गदर्शन दें, खेल के साथ जोड़ें। आपको भी पता है कि देखिए खेल के ना वो भारत का गौरव तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ खेल के माध्यम से आपको भी पता है कि खेल के थ्रू फिटनेस हेल्थ कितना अच्छा रहता है। एक बल्कि खेल एक मात्र ज़रिया है जिससे हम अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। अभी आपने कोविड में देखा था, जब मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ, तो कोविड में आज आपने देखा जो फिट थे, हेल्दी थे, उन्होंने कोविड को हराने में ज़्यादा अच्छे से हरा पाए थे। अदरवाइज़ नहीं तो जिनकी हेल्थ ख़राब थी तो वो नहीं कर पाए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता है। गौरव जी, ISC की आज लॉन्चिंग है जी। क्या है ISC और उसका उद्देश्य क्या है कि क्या आप यहाँ पर रास्ते में किस तरह से आप सेवाएं देना चाहते हैं? हमने इस क्लब की जो स्थापना है वो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किया है। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन मूलभूत आधार की कमी है। बच्चों को जगह नहीं मिलती है, मूलभूत चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो हम उसी की उद्देश्य से हमने ये क्लब चालू करने की कोशिश की है। इसमें किस तरह की आप मतलब फिटनेस किस तरह हमने अपने आप को अकीरा फिटनेस एंड क्लब से टाई अप किया हुआ है, जिसमें अभी हमने टेबल टेनिस का हमारा एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। हम उससे वो चालू कर रहे हैं। फिर आगे अगले आने वाले महीनों में हम क्रिकेट स्टार्ट करेंगे और जो भी खेल हैं सारे खेलों की तरफ हम ध्यान देंगे और उसको हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। हम फिट है तो इंडिया फिट है। नायक सक्सेना है। अकीरा आपका जो फिटनेस इंस्टीट्यूट है जी, काफी समय से संचालित है जी, और सेवाएं जो है सबको जोड़ दे रहा है जी, खेल के लिए। जी जी जी। देश में मोदी जी का सपना भी हम फिट है तो इंडिया फिट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भी मोटिवेट करने कहीं ना कहीं आपकी भूमिका क्या है भोपाल में और किस तरह से काम कर रहा है? जी, अकीरा स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी जोन जो है वो एफिलिएटेड है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी डाली हुई है जो BDCA से रजिस्टर्ड है। उसके अलावा बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट की एकेडमी है और टेबल टेनिस की एकेडमी हम आज से ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेबल टेनिस हमारा आज से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और किस तरह के एज ग्रुप के इसमें जुड़े हुए हैं और क्या इक्विपमेंट से किस तरह से शुरुआत होती है, क्या है? सर, एज ग्रुप तो ऐसा है कि अगर आप बाकी स्पोर्ट्स में देखेंगे तो 5 साल की उम्र से मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं जो सीनियर्स तक हैं। और उसके अलावा टेबल टेनिस के लिए हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन आए हैं वो बच्चों से लेके वेटेरियन तक सब आए हैं।
और अभी हम लोग एक टूर्नामेंट करवाने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो होने वाला है जी। कहाँ से बच्चों ने भाग लिया है? जो टूर्नामेंट होने वाला है वो स्पेशली कॉर्पोरेट होने वाला है, और मध्य प्रदेश हम लोग ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमारे पास एंट्री ज़्यादा आई हैं। और जो पहला कॉर्पोरेट इवेंट जो होने वाला है उसमें जैसे इनकम टैक्स हो गया, नगर निगम, SDFC, रिजर्व बैंक जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो जुड़े हुए हैं। आपके बच्चे पहले भी कहीं बाहर जा चुके हैं? बिल्कुल जा चुके हैं। हमारे बच्चे MP में अभी उन्होंने भोपाल को, एक लड़की है प्रेरणा पॉल करके अंडर 15 में, उसने अभी भोपाल में रिप्रेजेंट किया है, भोपाल को रिप्रेजेंट किया है MPCA के टूर्नामेंट्स में। और उसके अलावा मेरे 12 बच्चे जो हैं वो अभी डिवीज़न कैंप में हैं, भोपाल डिवीज़न कैंप में हैं। और बाकी जो हमारे यहाँ जो कोच हैं वो खुद अभी सीनियर प्लेयर हैं जो BDCA के अंडर खेल रहे हैं, और उन्होंने क्लास 2 में भी नेपाल और मलेशिया में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। किशोर जो बच्चे हैं प्रोत्साहित नहीं होते, उनको प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह से मोटिवेट करते हो? जी सर, हमारे पास लड़कियां भी आ रही हैं, हमारे पास इस वक्त 3 से 4 लड़कियां हैं, और हम उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। देखिए क्या होता है ना कि जनरली लड़कियों को अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो कोचेज़ उनको डबल सपोर्ट करेंगे। और बात कर रहे थे आप, ग्रास रूट में बहुत सारे टैलेंट हैं, हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे टैलेंट, बिल्कुल बिल्कुल सामने नहीं आ पाते। हम कोशिश यही करते हैं कि अगर हमारे सामने ऐसा कोई टैलेंट आता है तो हम उनसे कांटेक्ट करें, हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और अब हमारे साथ ISC जुड़ गया है तो हम कोशिश यही करेंगे कि जितने भी टैलेंट बाहर आ रहे हैं हम उनको सपोर्ट कर सकें। डिंडोरी जिले के करंजिया जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को मिलने वाली सरकार की महत्वपूर्ण योजना संबल योजना में लूट मची हुई है। आदिवासी बेगा महिलाओं के न्याय दिलाने की और कार्रवाई की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कंचरिया पर धरना प्रदर्शन करते हुए संबल योजना के दलालों और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार 1 माह पहले पीड़ित महिलाओं ने जनपद सहित थाने में शिकायत की थी, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई ना कोई कार्रवाई हुई, ना ही FIR हुई। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि इनके पति की मृत्यु के बाद सरकार की महत्वपूर्ण संबल योजना से 2 लाख दिए जाते हैं। जो संबल योजना है, संबल योजना में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिस परिवार का मुखिया गुजर जाता है उस परिवार को संबल के लुटेरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जल्दी बुलाओ भाई, लुक गई ये पूरे ये कितने 5 हैं गाड़ी की, ये इनका राशि जो लूटपाट हुआ है उसको जेल से कुछ जेल से तेल खुद बता, हाँ बता जाए कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? जगतपुर के आम है। क्या नाम है तो? सुलोचना बाई। का हो रही थी, काय के पैसा मिले रही से, कितना मिले रहे पूरा बता। मोर का पति खत्म हो इस समय योजना में डाले रही से। कितना पैसा डाले रहे, कितना दे, सब बताए ना, पूरा सरलग बताया जाए। 2 लाख डाले रही से, तो मैं 1 लाख निकाल ले रहा हूँ, 1 लाख खाता में छोड़ दा। हाँ 1 लाख निकालो, 3 में फिर 60,000 घूसखोर धर लाई, 40,000 मोल दे दी। कि कहाँ के आदमी है? करूंदी के हैं। नाम जानते? हाँ अशोक नाम है। कब गए रही ने, तुम्हारे घर गए रही ने? हाँ दीपावली के पहले गई ने, 2-4 दिन के। कहा बोले रही ने कि तोर पैसा डाल गई, चल निकाल लेता है। कहा हाँ। एक दिन गई तो नहीं आए, मैं नहीं जाऊँ, कह नहीं लड़का नहीं है घर में, कह के फिर दूसरे दिन गई तो फिर मोटरसाइकिल धर के जाके ले आने रही बोला। हाँ तब फिर आके निकलवाई बोला पैसा। तब थाने में आए हो आज? हाँ पहले जनपद में पहले आ गए हैं, जनपद में फिर थाने आके कर डाल रहे, तब बोले नहीं। अब क्या चाहते हो? पैसा मिलना चाहिए। हाँ पैसा मिलना चाहिए। आज यहाँ पर संबल योजना में जो लूटपाट किया गया है, जिसके संबंध में हितग्राही थाने में आवेदन दिए 2 महीना हो गया पर उनका FIR दर्ज नहीं हो रहा है, जिसके विरोध में यहाँ पे आज थाना प्रभारी हरिशंकर तिवारी हटाओ और करंजिया बचाओ की मांग को लेकर ये क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ करके शासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। संबल योजना में कितने लोगों के साथ गड़बड़ी की गई है? अभी संबल योजना में 66 लोगों के खाते में 1 करोड़ 40 लाख रुपये डाला था, जिसमें मेरा अनुमान है लगभग 40 लाख रुपए जनपद के तत्कालीन CO भोला सिंह मरावी और हल्दकार और पटेल और उनके 2 दलाल हैं एजेंट, उनके माध्यम से लगभग 40 लाख रुपए का गरीबों से लूटपाट किया गया है। क्या मांग कर रहे हैं
हम मांग कर रहे हैं कि संबल योजना में यदि गरीबों को 2-2 लाख रुपये मिला है तो उनको 2 लाख रुपये मिलना चाहिए। ये क्या व्यवस्था है कि 2 लाख बैंक से निकालो और 1 लाख तुम वापस मांग लो, 1 लाख उनको रखा दो। ये तो सरासर गलत है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। संबल योजना में किस जाति के लोग? संबल योजना में हमारे बैगा जनजाति के लोगों को विशेषकर लूटपाट किया गया है, जो आज यहाँ पर थाने में FIR दर्ज कराने आए हैं, पर थाना प्रभारी साफ मना कर रहा है FIR के लिए कि FIR दर्ज नहीं होगा। ये तो सरासर अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। इसका हम कड़ी निंदा और विरोध कर रहे हैं। ये मामला दर्ज नहीं होती तो आप क्या करेंगे? मामला दर्ज अगर आज नहीं हुआ तो ये समझ लो 2 तारीख को हम यहाँ विशाल जंगी प्रदर्शन करेंगे करंजिया थाना के खिलाफ। और SP साहब को भी इस जानकारी है इस मामले का। इसके बाद FIR दर्ज नहीं हो रहा है। डिंडौरी जिले में लग रहा है पुलिस प्रशासन सिर्फ पैसा लूटने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। आप कौन से गांव के हो, क्या नाम है आपका? भरत नपन रिपानी। क्या हुआ था आपके साथ? मोर पति खत्म हो रही। फिर पति खत्म हुए एक बाद अपन पैसा मिलता है कहा सरकार दी रहे है कह के हमला हमार कागजात लेके हमला ले लानी। हमार यहाँ आए द बैंक फिर उतर गए। बैंक उतरे के बाद फिर पैसा विड्राल भरवा के हम मोर हाथ में 2 लाख पैसा निकाल ले। 1,30,000 मोला दे दें, 70,000 ला धर लें। केन धरे रही से पैसा? करौंदी वारे अशोक रही से। काइन करता है अशोक, काइन करता है ओ आए रही से हमला पैसा निकलवाएला। कौन है वो करौंदी वारे अशोक कथा ही हम नहीं जान पावन भाई। हम लानी से हम आए कैसे जानते हैं हम? नहीं तो फार्म भरवाई में सचिव रही से कि नहीं रहे? हाँ नहीं रही से। हाँ। सचिव हमारे गाँव रहा है। हाँ। पैसा निकलाई में नहीं रही से। अब हम लोग पैसा दे दे ना धला पंधर लाई। अब क्या चाहते हो? अब हमार पैसा खाई नहीं कहा था हम हाँ हो। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक गल्ले के व्यापारी को पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र के ही रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडों और बेसबॉल के बैट से पूरी तरह पीटकर उसे घायल कर दिया। घायल का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पूटा लाल निवासी मयंक जायसवाल ने बताया कि उसका गल्ले का व्यापार है और कल रात वह अपनी दुकान बंद कर घर वापस आया तो पूर्व से ही तैयार बैठे गोल्डी जायसवाल, प्रिंस जैन और उनके अन्य साथियों ने बेसबॉल और बैट लाठी डंडों से पहले तो पीड़ित के घर के बाहर खड़ी उसकी कार में जमकर तोड़फोड़ की और जब पीड़ित द्वारा आरोपियों को ऐसा करने से मना किया तो वह उस पर टूट पड़े। मंडी में दुकान है तो किसी को आई है दुकान बंद करके। लगा दिए फोन लगाए सर में भी घाव है, मैंने फोटो कर दी इतना गहरा लंबा। घटना स्थल खड़ी मोहल्ला लगा। घटना हो गई, किससे हो गई? हमारा क्या है, पुराना एक विवाद चल रहा है इन लोगों से। इन लोगों ने पहले भी हमें अनसीट दिए हैं। क्या है, हर चीज़ में परेशान करना, पागल बनाना। कल मैं अपनी दुकान से घर लौटा हूँ, 8 साढ़े 8 बजे की घटना है ये। और ये लोग क्या पूरे तैयार थे और अचानक इन लोगों ने बेसबॉल से डंडे से हमला कर दिया। मेरी कार खड़ी थी घर के वहाँ पे, मेरी कार फोड़ डाली। ये मतलब इनका सट्टे का काम, 2 नंबर का काम। ये लोग पूरे क्रिमिनल हैं। इनके बाप इसमें राकेश जायसवाल, गोल्डी जायसवाल, नितेश भोजक, प्रिंस जैन, ये लोग सब शामिल थे इसमें। कल अचानक इन लोगों ने खुल के हमला किया। आपका नाम? मेरा लकी जायसवाल नाम है। कहाँ रहते हैं? ये खड़ी मोहल्ला
तिलक बाट लाल स्कूल के पास। कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? मेरे सिर में, हाथ में, कमर में, पैर में 3-4 जगह चोटें आई। वो हमारी जीआई हैं, वो दुकान से लौट रहे थे गल्ला मंडी से, 8:30 बजे की बात है। और जैसी गाड़ी से उतरे हैं उन्होंने मारपीट चालू कर दिया और गाड़ी वाड़ी सब तोड़ डाली। पहले गाड़ी तोड़ी, उन्होंने देखा, फिर दौड़ के आके इन पर हमला कर दिए। कहाँ की घटना है? ये खटीक मोहल्ला। क्या करते हैं? गले का व्यापार उनको। कोई पुरानी रंजिश है क्या? हाँ, पुरानी रंजिश। किन किन लोगों ने मारा? अब गोल्डी जायसवाल, प्रिंस जैन, बाकी अन्य। और क्या नाम है भैया? मयंक जायसवाल लक्की। आपका नाम? सचिन सेवारी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।